हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र सिंह में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की विज्ञान में चैप्टर नंबर 4 में कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। ठीक है, ये इस चैप्टर का हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा। इसके पहले हमने यहाँ पर कार्बन क्या होता है, कार्बन के अप्रूप क्या होते हैं, उसको डिस्कस कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारा पहला टॉपिक कार्बन में बंध किस प्रकार का बनता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब कार्बन का बंध हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार का होता है, फिर उसके बाद हम रासायनिक बंध के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आयनिक बंध के बारे में और सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम यही दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कार्बन में बंध को समझते हैं कि कार्बन में बंध किस प्रकार से बनते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करेंगे कार्बन में बंधों के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है कि कार्बन के सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कार्बन का जो कोष होता है उसमें सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है, ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, इसके पास यहाँ पे परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कोष में हमें 2 रखने पड़ते हैं और बचे दूसरे कोष में कितने जाएंगे? 4। अब यहाँ पे देखिए उत्कृष्ट विन्यास प्राप्त करने के लिए आपको पहले कोष में 2 रखने पड़ेंगे, दूसरे कोष में 8, तीसरे में आपको 8, चौथे में 18 और पांचवें में 18, इसी प्रकार से रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले कोष में तो 2 हैं, दूसरे कोष में यहाँ पर कितने हैं? 4, क्योंकि 6 भरने थे, 2 हमने पहले में भर दिए, दूसरे में 4 आएंगे। अब दूसरे कोष में देखिए यहाँ पे होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन कम है, तो यानी उसे 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने होंगे। या फिर एक काम क्या करें, इन चारों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से निकाल दें, तो सिर्फ और सिर्फ पहला कोष बचेगा और पहले कोष में 2 होंगे। तो यही बात ऊपर लिखी है कि इसे उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा तो 8 हो जाएंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन खो देगा तो सिर्फ ये बचेगा। तो दोनों प्रकार से हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि कार्बन में किस प्रकार से बंध बनते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन खोएगा या ग्रहण करेगा, ये हम यहाँ पे नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा, मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, तो प्राप्त करने वाले के ऊपर माइनस आता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी के ऊपर कितना आएगा? -4 ऋणायन बना सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं यानी ग्रहण करते हैं उनके ऊपर माइनस का चिन्ह आता है। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है, अतः यह -4 संयोजकता नहीं बना सकता है। कहने का मतलब ये है कि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है तो -4 बनाएगा, लेकिन -4 बनाएगा तो उसके पास देखिए यहाँ पे ये पहला, यहाँ पे देखिए नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन यहाँ पे कितने? 6। और यहाँ पे जो हमारी पहला कोष बना हुआ, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे कोष में देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं, यानी कहीं बाहर से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और लाना है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और लाना है, फिर बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन और लाना है, इसी प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन लाने, तब जाके यहाँ पे इसके कितने हो पाएंगे? 8 हो पाएंगे। लेकिन 8 ये हो जाएंगे और ये 2, तो टोटल देखे जाएंगे तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे। और 10 इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा? जो बीच में हमारा यहाँ पे नाभिक है इसमें 6 प्रोटॉन है, तो इन 6 प्रोटॉनों को 10 इलेक्ट्रॉन संभालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो माइनस होता है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगाकर इसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो 6 प्रोटॉनों के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाना काफ़ी मुश्किल काम है। तो इसका मतलब यही होगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। तो हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे या नहीं आ सकते थे। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 6 प्रोटॉनों के लिए 10 इलेक्ट्रॉन संभालने पड़ेंगे। अभी तो सिर्फ 6 थे, पहले में 2, दूसरे में 4, 4 और आ जाएंगे तो 10 हो जाएंगे। तो ये कंडीशन भी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगी। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अभी तो हम यहाँ पे ला रहे थे, अब यहाँ पे निकालने की बात होगी। तो दूसरे पॉइंट में यही लिखा है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर खोकर C+4 धनायन बनाए, जो इलेक्ट्रॉन खोते हैं उनके ऊपर प्लस आता है, तो अगर ये खोकर +4 बनाना चाहे तो क्या होगा है कि लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। ये भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। यहाँ पे देखिए, इसके समझिए, यहाँ पे जो लिखा है इसको आप यहाँ पर और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये नाभिक है, नाभिक के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में कितने थे? 4 हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि 4 इलेक्ट्रॉन खोने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, ये भी यहाँ से चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो नाभिक के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और प्रोटॉन कितने हैं? 6। अब 6 प्लस हैं और माइनस के 2 हैं, तो यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाली संख्या ज़्यादा है और माइनस वाली कम है। तो ये 6 प्लस वाले 2 इलेक्ट्रॉनों को नहीं संभाल पाएंगे, इसके लिए और इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन जा भी नहीं सकते हैं, मतलब खोकर ये +4 भी नहीं बना सकता है। तो ये ना -4 बना रहा है ना +4 बना रहा है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा? तो देखिए यहाँ पे
लिखा है कि अतः दोनों स्थिति में परेशानी के कारण कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करके इलेक्ट्रॉन को पूर्ण करते हैं, जिससे कार्बन में सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो कार्बन जो होते हैं वो सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक अपना यही पढ़ेंगे कि रासायनिक बंध क्या होते हैं, उसके अंदर हम आयनिक बंध और सहसंयोजक की बात करेंगे। और आपको याद रखना होगा कार्बन जो होगा आपका सहसंयोजक बंध बनाता है। तो दोस्तों हम अब आगे बात करेंगे रासायनिक बंध के बारे में, जिसके हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने कार्बन में किस प्रकार का बंध बनता है वहाँ तक डिस्कस कर लिया है, और हमने आपको बताया कि कार्बन में सहसंयोजी बंध बनता है। तो यहाँ पे बंध की बात आ चुकी है, तो हम सबसे पहले बंध देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे सहसंयोजी बंध यानी कार्बन वाला बंध हम चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रासायनिक बंध की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो लिखा है किसी यौगिक में तत्वों के परमाणुओं के बीच लगने वाले बल से बनने वाले आबंध को रासायनिक बंध कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि दो परमाणु, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे HCl आपने देखा होगा, HCl में एक H परमाणु है, दूसरा आपने देखा होगा Cl में एक आपका क्या है Cl परमाणु है। इनके बीच में एक बॉन्ड होता है, और वो किस बॉन्ड से बंधे होते हैं, उनके बीच में किस प्रकार का बल लगा होता है, वही आपका रासायनिक बंध के अंतर्गत आता है। यानी दो परमाणु होंगे, इनके बीच किस प्रकार का बल लगा होगा और उन बल के लगने से किस प्रकार का जो बंध बनेगा वो आपका रासायनिक बंध होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा HCl हमारा ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड होता है, तो वही बॉन्ड जो आपका होगा वो एक प्रकार का बंध है, यानी इनके बीच में एक बल होता है जो इन दोनों को आपस में बांधे रखता है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद बात करेंगे रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके मेनली रासायनिक बंध यहाँ पर किस क्लास पे, क्लास हाई स्कूल के लेवल में, तो ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पहला डिस्कस करेंगे आयनिक बंध के बारे में, जिसे हम लोग वैद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं आयनिक बंध की। तो लिखा हुआ है कि यह आबंध इलेक्ट्रॉनों की पूर्णता स्थानांतरण के द्वारा बनता है। यानी इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का जो होगा वो पूर्णतः स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण का मतलब होगा या तो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरी जगह जाएंगे या फिर दूसरे स्थान से किसी जगह पर आएंगे। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉनों का जब स्थानांतरण होगा तो वो आपका आयनिक बंध होगा। एग्जाम्पल में आपका Na+Cl- मिलकर NaCl बनाते हैं, तो NaCl जो आपका होगा ये आपका आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक का एग्जाम्पल में। अब ये कैसे हुआ है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि Na जो कि जिसका परमाणु क्रमांक 11 है ये ले रखा है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ेंगे तो पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे और तीसरी कक्षा में 1 आएंगे। आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पहली कक्षा में 2 होते हैं, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 8 होते हैं, चौथी में 18, पाँचवीं में 18। अगर कोई तत्व या कोई परमाणु ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है तो वो सबसे स्थायी माना जाएगा, और हर परमाणु चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 18, 32 करके हो जाए। तो यहाँ पे सोडियम देखिए पहली कक्षा में तो 2 पूरे हैं, दूसरी कक्षा में 8 हैं, तीसरी कक्षा में 1 है, और यहाँ पे तीसरी कक्षा में होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो इसके पास तो 1 ही है, यानी 7 कम है। तो ये सोचेगा या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए बाहर से, या फिर ये सोचेगा कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके पास ज़्यादा पड़ा हुआ है ये यहाँ से निकल जाए। निकल जाएगा तो क्या होगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले में बचेंगे, दूसरे में 8 बचेंगे, तो इसका पूरा परिवार फुल होगा, तो ये स्थायी होगा। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगा। तो निकालने की कोशिश जब वो करेगा तो वो समझो Na+ बनेगा जाके। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर प्लस आता है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे Cl की बात करें तो Cl का परमाणु क्रमांक 17 है, तो पहले में 2 रखेंगे, दूसरे में 8 रखेंगे, तीसरे में 7 रखेंगे। 8, 2, 10, 7, 17, तीसरे में 17, सॉरी यहाँ पे तीसरे में 7 आ चुके हैं। अब इसके पास देखिए तीसरे में 8 होने चाहिए, 1 कम है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करने की कोशिश करेगा। ग्रहण करने की कोशिश करेगा तो ये खुद माइनस बनेगा। अब इनसे क्या देखेंगे, यहाँ पे Na+ क्यों लिखा है, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और Cl- क्यों लिखा, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो क्या करेगा, यहाँ पे Na के पास जो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पड़ा हुआ है ये क्या करेगा, ये Cl को दे देगा, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा। Na के पास जो ज़्यादा था वो Cl को दे देगा, Cl के पास जो कम था वो Na से ले लेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे स्थानांतरण हो जाएगा। तो उसके बाद जो बनेगा वही आपका क्या होगा, रासायनिक बंध होगा। तो Na और Cl के बीच में जो बंध है वो रासायनिक बंध है, यानी किस प्रकार का बंध है, आयनिक बंध, यानी वैद्युत संयोजी बंध है।
ठीक है। एक एग्जांपल आप लोग और देख लीजिए। यहाँ पे Mg की बात करें तो Mg का परमाणु क्रमांक 12 है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2। तो इसके पास देखिए तीसरे में 8 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 ज़्यादा है, तो यानी Mg जो होगा वो क्या बनने की कोशिश करेगा, +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसको निकालने हैं। इसी प्रकार से आपने सेल को तो देखा ही है, सेल के पास 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तीसरे में सेल के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 1 कम है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब यहाँ पे देखिए कि Mg को 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को ग्रहण करवाने होंगे। अब जो Cl होता है, एक Cl एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हम 2 Cl लेकर आए हैं, तब जाके ये 2 प्लस जो हमारे Mg के पास हैं वो एक Cl इसको दे देगा, एक इस Cl को दे देगा, तो पूरा हो जाएगा। तो इसलिए Mg प्लस पर जो 2 प्लस का है वो 2 Cl माइनस के द्वारा बैलेंस हो जाएगा, तो MgCl2 ये बन जाएगा। ये भी आपका आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध है। तो अब दोस्तों बात करते हैं सहसंयोजी बंध की, और आपका आयनिक बंध और वैद्युत संयोजी बंध क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए सहसंयोजी बंध को पहले समझ लेते हैं, फिर इसके हम एग्जाम्पल्स भी आपको कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वह बंध जो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी से बनता है तो सहसंयोजी आबंध कहलाता है। यानी जिनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, पूरा इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा ग्रहण करेगा, यहाँ पे बराबरी की क्या होगी, साझे होगी, तब साझे के द्वारा जो बनेगा आपका वह सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो सहसंयोजी आबंध होंगे वो आपके एकल सहसंयोजी आबंध होंगे। दूसरा आपका यहाँ पे देखिए इसके 2 एग्जाम्पल मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं एकल सहसंयोजी आबंध, द्विसहसंयोजी आबंध और त्रिसहसंयोजी आबंध को समझा देता हूँ, क्योंकि आपके ये सहसंयोजी आबंध जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए एक्सप्लेन करता हूँ, फिर यहाँ पे हम वापस आते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले एकल सहसंयोजी बंध को समझते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 9 होता है। तो पहली कक्षा में 2 आएंगे, दूसरी कक्षा में 7 आएंगे। यानी अगर इसका बनाकर देखा जाए तो ये आपका परमाणु हो जाएगा फ्लोरीन का, और इसकी पहली कक्षा में जो होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे वो इसके पास कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसके पास होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया था पहली में 2, दूसरे में 8 होते हैं। तो इसके पास कम है। अब यहाँ पे देखिए हमने एक F यहाँ पे लिखा, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, ये इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा फ्लोरीन भी हमने यहाँ पर लिखा, इसकी बाहरी कक्षा में आप देखिए, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हम दिखा दे रहे हैं, 7, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि पहले में 2, दूसरे में 7। अब दोनों को क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए इस फ्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। अब यहाँ पे देखिए हमने दोनों फ्लोरीन लिया है, इसके पास भी 1 कम है, इसके पास भी 1 कम है, तो इस बार कोई देने वाला तो है नहीं। तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन ये जो अपना है यहाँ पर रख देगा, ये वाला भी ये अपना यहाँ पर रख देगा, और दोनों क्या करेंगे, कहेंगे एक दूसरे से कि हम ये साझा कर लेते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन आपका होगा ना इलेक्ट्रॉन ये मेरा होगा, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी वो इसका यूज कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए 3 ये वाले और 2 ये वाले, तो टोटल इसके यहाँ पे 6 हो गए, और ये देखिए यहाँ पे 2 साझे में चल रहे हैं, तो ये अपने 8 दिखा देगा ऐसे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन उसने फ्लोरीन का साझा कर लिया। इसके पास भी देखिए 3 3 6 हैं, 7वां ये, 8वां इस फ्लोरीन का साझा कर लेगा, तो इसने भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया। तो इनके बीच 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, इसलिए इनके बीच में जो बंध बनेगा वो सिंगल बंध बनेगा, यानी एकल सहसंयोजी बंध बनेगा। तो एकल सहसंयोजी बंध इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें द्विसहसंयोजी बंध की। तो द्विसहसंयोजी बंध हम ऑक्सीजन में चेक करेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, पहले में 2 रहेंगे, दूसरे में कितने रहेंगे, 6। अब इसको पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 कम हैं। तो यहाँ पे हमने एक ऑक्सीजन ले लिया, जो कि यहाँ पे देखिए इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हुए हैं। दूसरा ऑक्सीजन भी हमने ले लिया, इसके पास भी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब देखिए इस ऑक्सीजन के 6 पूरे हैं, 2 कम है, तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से कहेगा कि तुम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दो, हम भी यहाँ पे रख दें, दोनों साझा कर लेंगे, तुम्हारे भी 2 कम है, हमारे भी 2 कम है, जब जिसको जरूरत पड़ेगी वो पूरा कर लेगा। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ कुछ इस प्रकार से बना लेगा, ताकि इसके लगेंगी 8 है, और ये भी इसके साथ में इस प्रकार से यहाँ पे बना लेगा, तो इसको भी लगेगा कि हमारे 4 2 6 2 8 है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 2 इसके ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, इसलिए यहाँ पे जो बंध बनेगा वह 2 सहसंयोजी बंध
बनेगा। इसी प्रकार से आपका त्रिसहसंयोजी बंध हो जाएगा। ये हम चेक करेंगे नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसमें पहले में 2 दूसरे में 5 रहेंगे, तो 5 2 7। इसके पास कितने कम है? 3 कम है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन आएंगे वो दोनों क्या होंगे? इन दोनों नाइट्रोजनों के पास यहाँ पे लास्ट में कितने होंगे? 5 होंगे, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे 5 ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरा नाइट्रोजन जो होगा इसके पास भी कितने होंगे? 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 5 हैं। अब दोनों के 3 3 कम है, तो यहाँ पे देखिए इसके 5 हैं, 3 ये इससे ग्रहण कर लेगा, तो इसके ये कितने हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये नाइट्रोजन इसके 5 हैं, ये इसके 3 ग्रहण कर लेगा, तो इसके भी 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों लोगों ने 3 3 का साझा किया है, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यानी त्रिसहसंयोजी बंध हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये अच्छे से सहसंयोजी बंध समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट्स में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए द्विसहसंयोजी बंध में हमने यहाँ पे कहा था कि वे बंध जो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं द्विसहसंयोजी बंध होता है। देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच हमने आपको समझाया था, तो इनके बीच में ये बंध बना था और इसी को हम O2 कहते हैं। इसके बाद त्रिसहसंयोजी बंध में हमने नाइट्रोजन का आपको एग्जाम्पल समझाया था, जिसे हम N2 कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सहसंयोजी बंध बनाने वाले यौगिकों के गुण, यानी जो सहसंयोजी बंध बनाएंगे उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला गुण है इनका कि सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिकों के अणुओं के बीच प्रबल आबंध होता है, यानी जो सहसंयोजी बंध बनाएंगे उनके बीच जो बंध होगा वो प्रबल होगा। दूसरा, इनमें अंतरा अणु बल कम होता है, यानी अणुओं के बीच में जो अंदर का जो बल होता है वो कम होता है। तीसरा, इनका गलनांक एवं क्वथनांक भी कम होता है, यानी ये आसानी से यहाँ पे जो होते हैं गल जाते हैं, यानी जो आसानी से उबल जाते हैं, तो इनका गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है। चौथा, ये यौगिक सामान्यतः विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी इनमें करंट प्रवाहित की जा सकती है, यानी धारा का प्रवाह किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने यहाँ पे अच्छे से बात कर ली कार्बन में किस प्रकार का बंध बनता है। तो कार्बन में सहसंयोजी बंध बनता है। फिर उसके बाद हमने रासायनिक बंधों को डिस्कस किया। रासायनिक बंध में हमने डिस्कस किया आयनिक बंध के बारे में और सहसंयोजी बंध में। सहसंयोजी बंध में हमने एकल सहसंयोजी, द्विसहसंयोजी और त्रिसहसंयोजी बंध को डिस्कस किया। तो इसी के साथ इस वीडियो में हमने पूरा यह टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।